हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब गड्ढा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। साइंस की सीरीज हमारी चल रही है जो कि आपके आबकारी विभाग और मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी और जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम है, जिन एग्जामों में साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और इससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा, तो टेलीग्राम का यहाँ पास आप नाम लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम का नाम है ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। तो यहाँ पास आप जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारे सेवेंथ क्लास नंबर 7 है ये। इसके पहले ऑलरेडी हमने 6 पार्ट करा चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई है। तो शक्ति जो है किसकी एसआई इकाई होती है? तो ये होती है वाट की। शक्ति जो एसआई इकाई होती है वाट की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कूलाम किसकी एसआई इकाई होती है? तो कूलाम जो होती है ये होती है आवेश की। कूलाम एसआई इकाई होती है आवेश की। देन हम जूल की बात करें तो जूल जो होती है दो चीजों की होती है, कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जो होती है, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की एसआई यूनिट होती है जूल। देन हम एम्पियर की बात करेंगे, एम्पियर धारा की एसआई यूनिट होती है। धारा यानी कि करंट जो होती है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य किस पे नहीं किया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्य होता क्या। तो कार्य W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पास F जो होगा ये होता है बल, S जो होता है विस्थापन होता है, और जो cos थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो किस पे आप देखिए, इन चारों चीजों में आप देख के बता सकते हैं कि किस पे निर्भर नहीं करता। तो ये ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक वेग में। विस्थापन पे डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच के एंगल जो cos थीटा इस पे डिपेंड करता है, और लागू बल यानी कि फोर्स F पे डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो गति का जो पहला नियम है वो किसके, इन चारों में से किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो गति का पहले नियम को आप लिखना चाहते हैं। तो पहला नियम जो है गति का पहला नियम, ये वेग और समय के बीच में, वेग और समय इसके बीच में संबंध को दर्शाता है। और इसको लिखते कैसे, देखिए इसका लिख सकते हैं v बराबर, देखिए v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर u प्लस ए टी होता है गति का पहला नियम। v जो होता है अंतिम वेग होता है। देखिए यहाँ पर v बराबर होता है अंतिम वेग, कई बार न्यूमेरिक बेस से बन जाते हैं। u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। देन a जो होता है यहाँ पास ये होता है आपका त्वरण। a जो हो जाएगा वो होता है त्वरण, और t जो होता है वो होता है समय, ठीक है। तो गति का पहला नियम बता रहा वेग और समय के बीच में। यही गति का जो दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ ए टी ये किसके बीच दर्शाता है? ये दर्शाएगा स्थिति और समय के बीच में। ये जो होगा स्थिति और समय के बीच में, समय के बीच में। यहाँ पास s जो होगी, s होती है दूरी, ठीक है। s जो हो रही है वो है दूरी। देन गति का जो तीसरा नियम हो, गति का जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम क्या बताएगा? देखिए इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और गति का तीसरा नियम की बात करेंगे, ये कहता है स्थिति और वेग के बीच में, स्थिति और वेग के बीच में गति का तीसरा नियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जब कार एक मोड़ लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो ये बल हो जाता है आपका अपकेंद्री बल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू
लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो किस पर लागू होता है? तो ये होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म में, कोई दो वस्तुएं हैं उन दोनों के बीच में ये सार्वभौमिक नियम लागू होता है। और इसमें जो कैपिटल जी होता है इसका मान कितना होता है? ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक पानी के गिलास को पानी तथा बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? यानी कि आपके पास एक पानी की गिलास है जिसमें बर्फ भी डालते हैं और पानी डालते हैं, तो ये कह रहा है कि जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा यानी कि गल जाएगा तो परिणाम क्या होगा? तो इसका जो परिणाम हो जाएगा कि जो जल का स्तर रहेगा उतना ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है? तरंग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? तो तरंग, देखिए तरंग के पास तरंग दैर्ध्य होता है, आयाम होता है, आवृत्ति होती है, लेकिन इसके पास माध्यम नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। किस दर्पण की फोकस लंबाई +20, यहाँ +20 की बात कर रहा है तो ये हो जाएगी आपकी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगी। ठीक है, अगर फोकस लंबाई की बात करेंगे, देखिए फोकस लंबाई यदि आपकी 0 है, यदि फोकस लंबाई 0 है तो ये आपका समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण हो जाएगा। यदि आपकी फोकस लंबाई माइनस में है तो ये हो जाएगी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देन यहाँ पास अगर फोकस लंबाई आपकी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये तीनों चीज आप एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ये तांबा जो होता है वो होता है विद्युत का सुचालक। एमआरआई का संक्षिप्त रूप है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इन चारों में से बताना कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए पानी का बर्फ में परिवर्तन, पानी का बर्फ में परिवर्तन ये है एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये अपनी स्थिति को बदल दिया है, पहले पानी था अब बर्फ में हो गया, यानी कि जो लिक्विड से सॉलिड में पहुंचा है। ठीक है, तो एक भौतिक परिवर्तन हो गया। और बाकी ये तीनों जो है ये हैं रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है। तो डाल्टन का जो नियम है वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? यहाँ पास कह रहा है कौन सा इनमें से है जिसके प्रतीक में केवल एक ही अक्षर होता है? तो देखिए कॉपर, कॉपर का क्या प्रतीक होता है? Cu होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन का प्रतीक होता है C। क्लोरीन को होता है Cl एंड कैल्शियम का होता है Ca। तो इन चारों में से सिर्फ कार्बन जो है इसमें एक ही अक्षर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन जो होगा उसका पीएच मान हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए स्केल में ये 7 उदासीन होता है, 7 के इस साइड जितने भी होंगे ये अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाते हैं, अम्लीय होते हैं, और इस साइड जितने भी होंगे यानी कि 8, 9, 10 ये सब होते हैं क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। यहाँ 6, 5, 4 जितने भी होंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्ग एक है पहले नंबर का है उसे कहा जाता है क्षारीय धातुएं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्षारीय मृदा धातुएं जो होंगे वो सेकंड वाले को बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणसूत्र संबंधित है, जो गुणसूत्र होते हैं इन चारों में से किससे संबंधित? श्वसन से नहीं है, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। स्वांगीकरण से भी नहीं है, आनुवांशिक लक्षणों का संचारण से है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देन निम्नलिखित छोड़े गए श्वास में शामिल होता है कि जो हम सांस छोड़ते हैं इनमें से क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से। जब प्रकाश का संश्लेषण होता है तो इनमें से कौन सा उत्पाद है जो बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या होगा कि जब पेड़ होते हैं वह एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, CO2 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के आपके 12 मॉलिक्यूल होंगे, 12 होंगे। देन ये किससे प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ग्लूकोज बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा 6, O2 बनाएगा प्लस 6H2O बनाएगा, ठीक है। ये होता है जल हो गया। देन क्या बना रहा है, ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये हमारा ऑक्सीजन बना रहा है, ऑक्सीजन, और ये है वाटर, जल। तो क्या क्या बना है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और जल बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पसीने वाली ग्रंथियां, जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। तो ये देखिए गुर्दे में नहीं होती, यकृत में भी नहीं, तो अग्नाशय, और ये त्वचा में होती है। पसीना जो होता है हमारी त्वचा से निकलता है, तो ये ग्रंथियां जो होती है वो त्वचा में मौजूद होती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।